हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज इस छोटे से चैप्टर को फुल एंड फाइनल फिनिश कर देंगे। सर वो चैप्टर कौन सा है? कलेक्शन एंड यस रिकवरी ऑफ टैक्स। इसमें शामिल हो जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। ये चैप्टर कवर करता है 220 से लेकर 225 तक के प्रोविजंस। सेक्शन 220 से लेकर 225 तक के प्रोविजंस कवर करेगा। माइट भी मैं कोट करूं सेक्शंस, ना कोट करूं, बट इंपॉर्टेंट टू कोट ओनली सेक्शन 220 एंड 221। ये दो सेक्शंस तो मैं कोट करूंगा। होता क्या है कि आपको ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बन गई, बट ऑब्वियस है टैक्स लाइबिलिटी बनी है, टैक्स पेबल है। आपने अभी तक टैक्स का पेमेंट नहीं किया एनी हाउ, तो आपके ऊपर नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाता है अंडर सेक्शन 156। अंडर सेक्शन 156 आपके पास नोटिस ऑफ डिमांड आता है, जिसमें कहा जाता है कि आपको इस दिन के अंदर, नॉर्मली 30 दिन के अंदर, आपको अपना टैक्स, इंटरेस्ट और ये रही आपके ऊपर पेनाल्टी जो आपको पे करनी है। इज इट क्लियर? इसको हम कहते हैं नोटिस ऑफ डिमांड। तो और उस एसएससी को वो पेमेंट करना पड़ता है। अगर वो नहीं करता तो उसको हम एसएससी इन डिफॉल्ट बोलते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिफॉल्ट बाय एसएससी। एनी अमाउंट, सेक्शन 220 का सबसेक्शन 1, एनी अमाउंट स्पेसिफाइड एज पेबल इन अ नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 156। यही तो बोल रहा है, कोई भी ऐसा अमाउंट जो सेक्शन 156 के अकॉर्डेंस या सेक्शन 156 के तहत बनाए गए नोटिस ऑफ डिमांड में प्रेस्क्राइब्ड है, तो शैल बी पेड, पेमेंट करना है। कितने दिनों के अंदर? सर अभी तो आपने बताया विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस एट द प्लेस एंड टू द पर्सन मेंशन्ड इन द नोटिस। बात खत्म हो गई। 30 दिनों के अंदर आपको उस नोटिस ऑफ डिमांड का अमाउंट पे ऑफ करना है। इससे कम दिनों का भी चल सकता है, हो सकता है 10 दिन लिखा हो, 5 दिन लिखा हो, 8 दिन लिखा हो। सर ये कौन सी बात होती है? नॉर्मली 30 दिन मिले है ना। हाँ, ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेकर उसको असेसिंग ऑफिसर चाहे, अच्छा ये बात तय है कौन सर्व करता है, ये नोटिस ऑफ डिमांड कौन सर्व करता है? shall be served by assessing officer। ठीक, और आगे देखें लिखा है सर्विस ऑफ नोटिस। तो सर्विस का मतलब सर्व, सर्विस ऑफ नोटिस इज इंपॉर्टेंट। तो हर चीज एक दूसरे से लिंक है। नोटिस ऑफ डिमांड, डिमांड कौन कर सकता है? सर असेसिंग ऑफिसर इनकम एसेस करता है, टैक्स लायबिलिटी एसेस करता है, और उसके बाद नोटिस ऑफ डिमांड भेजता है, यानी असेसिंग ऑफिसर। और नोटिस सर्व करता है, शैल बी सर्व्ड बाय द एओ। सर्व्ड का मतलब सर्विस ऑफ नोटिस इज इंपॉर्टेंट, डिलीवरी नहीं। अच्छा, इफ द अमाउंट, अगर ये अमाउंट 30 दिनों के अंदर या प्रेस्क्राइब्ड डेट के अंदर, 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेकर किया गया है, तो अगर उसका पेमेंट उन दिनों के अंदर ना किया जाए तो इफ नॉट पेड इन 30 डेज, हम यहां लिख देते हैं नॉर्मली, तो उसके ऊपर प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट। क्या प्लस हो जाएगा? इंटरेस्ट, प्लस हो जाएगी पेनाल्टी। फिलहाल हम पेनाल्टी को किनारे कर देते हैं, पेनाल्टी को किनारे कर देते हैं, और सेक्शन 221 की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है पेनाल्टी पेबल। पेनाल्टी पेबल, किसी भी कीमत पर यह पेनाल्टी टैक्स के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती, एरियर ऑफ टैक्स से ज्यादा
नहीं हो सकती। इज इट क्लियर जी? वो वहां देख लेंगे 221, लेकिन हाँ समझ में आ गया। कहा गया सेक्शन 220, आखिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं सर? होता क्या है, कई लोग बिजली चोरी करते हैं, कई लोग कुछ और सामान चोरी करते हैं, तो कई लोग टैक्स चोरी करते हैं। अच्छा, टैक्स चोरी अगर कोई करता है, यहां टैक्स नहीं देता, डिफॉल्ट एसएससी इन डिफॉल्ट बन जाता है, उसको टैक्स पेबल है लेकिन वो उसका नहीं पेमेंट कर पा रहा, तो बट ऑब्वियस है उससे तो टैक्स का पैसा लेंगे ही लेंगे, इंटरेस्ट का भी पैसा लेंगे और कई जगहों पर पेनाल्टी का भी अमाउंट लेंगे। तो सबसे पहले हम उसको सेक्शन 156 का नोटिस सर्व करते हैं और कहते हैं भाई इतने दिनों के अंदर अपना टैक्स का पेमेंट कर दो। अगर आप इतने दिनों के अंदर टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। क्या चार्ज कर देंगे? और ये जो इंटरेस्ट होगा ना, ये सेक्शन 220 सब सेक्शन 2 के तहत होगा। देखें तो 2 में ही लिखा हुआ है, एज एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। यानी 2 महीने 10 दिन अगर देर से पेमेंट किया है तो 3 महीने के बराबर का इंटरेस्ट लग जाएगा। If the amount specified in the notice is not paid within the period, the SSC shall be liable to pay simple interest as at the rate of 1% per month or part of the month comprised in the period commencing from the date immediately when the tax liability was to be payable till the actual date of payment। जी सर समझ में आ गया। ये आप नहीं भी बताते तो भी हम ये डेट्स निकाल सकते थे। अब अगर इस इंटरेस्ट की बात की जाए तो इंटरेस्ट कैन बी वेव्ड ऑफ, इस इंटरेस्ट को छोड़ा जा सकता है। हम इस सेक्शन से थोड़ा आगे चलते हैं। रिडक्शन और वेवर ऑफ इंटरेस्ट एक अलग हेडिंग दी हुई है इन सारे प्रोविजंस के बाद। सेक्शन 221 के पहले देखें तो एक हेडिंग दी हुई है वेवर और रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, बशर्ते 2 कंडीशंस पूरी हों। बशर्ते 2 कंडीशंस पूरी हों। प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को लगता है कि एसएससी के ऊपर हार्डशिप आ जाएगी और जेन्युइन हार्डशिप है तो वो इंटरेस्ट को वेव कर सकता है, रिडक्शन दे सकता है। मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, टैक्स का वेवर कौन सा हो सकता है? भाई अगर तुमने इनकम कमाई है टैक्स दो ना, वो कहां से तुम छोड़ सकते हो? हम तो यहां इंटरेस्ट के वेवर की बात कर रहे हैं। दिमाग में ये बात बैठा रहे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली द पोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट को छोड़ा जा सकता है। द अमाउंट ऑफ टैक्स कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ बिकॉज इफ यू हैव अर्न समथिंग नाउ यू आर लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस देयरऑफ। दैट्स इट। I'm just talking about the amount of interest. If there is a sufficient, if there is a reasonable causes to not to make the payment of the tax duly in time, then in that case the amount of interest can be waived off. सबसे पहली कंडीशन जेन्युइन हार्डशिप हो या कुछ ऐसी सर्क्यूमस्टांसेस या और कुछ ऐसी सर्क्यूमस्टांसेस थी which were the beyond the control of the SSC. And if SSC proves, then in that case the interest can be waived or reduced. Is it clear? मैं पढ़ देता हूं इसको। The principal chief commissioner or chief commissioner or commissioner to reduce or waive any interest if satisfied that payment has caused or would cause genuine hardship. सामने के ऊपर एक अनुचित तरीके से बर्डन पड़ेगा इंटरेस्ट के कारण। दूसरा, default in the payment of the amount on which interest was made payable under subsection was due to circumstances beyond the control of the SSC. तो हमारे पास ये चीज समझ में आई। अभी तक कुल मिलाकर यही समझ में आया सेक्शन 220 में कि नोटिस ऑफ डिमांड भेजा जाता है अंडर सेक्शन 156, सर्व किया जाता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा और कहा जाता है इस नोटिस में जितने भी लायबिलिटीज दी हुई हैं टैक्स वगैरह की, वो आप हमें इतने दिनों के अंदर पेमेंट कर दें। नॉर्मली 30 दिन के अंदर, उससे कम प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है सीनियर ऑफिसर से, यानी चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर से। वो शायद मैंने नहीं लिखा है थ्योरी में, कोई दिक्कत नहीं। और अगर उन दिनों के अंदर, उस प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर उस टैक्स का पेमेंट ना किया जाए तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। सर किस रेट से? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ वुड बी कंसीडर्ड एज फुल मंथ। आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होने लगेगा। कब से? जिस दिन लास्ट डेट थी पेमेंट करने की, उस दिन से स्टार्ट होकर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक। लेकिन इस इंटरेस्ट को माफ किया जा सकता है। क्यों माफ किया जा सकता है? अगर जेन्युइन हार्डशिप का केस है, या रिवेव किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। अगर जेन्युइन हार्डशिप का केस है, और दूसरा
बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई थी और वो एसएससी इस चीज को प्रूफ कर देता है तो उसको माफ किया जा सकता है प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर या कमिश्नर। अच्छा जी, कभी कभी होता क्या है कि नोटिस तो भेज दिया गया कि आप हमको पैसा दो, सामने वाला क्या कर सकता है, अपील कर सकता है ना, बिल्कुल अपील कर सकता है। अब अपील करेगा तो किन किन सेक्शंस में अपील कर सकता है, ढंग से सुने। सेक्शन 154 में अपील कर सेक्शन 154 में कोई जा सकता है, भाई आज आपके ऊपर डिसाइड हुआ 50,000 की टैक्स दो। अब फ्यूचर, अब इंटरेस्ट भी जो कैलकुलेट हुआ होगा वो 50,000 पर कैलकुलेट हुआ होगा, क्योंकि नोटिस ऑफ डिमांड में तो 50,000 लिखा है और 30 दिन बीत गया तो इंटरेस्ट चढ़ना शुरू हो गया। लेकिन हो सकता है बाद में जब पता चले ओ ये क्या हो गया, हमसे तो कुछ गलती हो गई या उस गलती को इंडिकेट करवाया एसएससी ने, सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स का ऑर्डर पास हुआ, तो उस केस में सेक्शन 154 के केस में हो सकता है आगे चल करके वो टैक्स अमाउंट कम हो जाए। अरे अगर टैक्स अमाउंट कम हो था तो हमारे पास नोटिस ज्यादा का क्यों भेजे, और अगर तुमने नोटिस ज्यादा का भेज दिया तो इंटरेस्ट भी तो ज्यादा पर कैलकुलेट हो गया, गड़बड़ तो हो गई। अरे फ्यूचर में हो सकता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के कारण हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, पहली चीज। हो सकता है कुछ और अदर अमेंडमेंट्स आ जाएं जो सेक्शन 155 में है, जिस अमेंडमेंट के कारण हमारा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। हो सकता है अपील टू सीआईटी अपील सेक्शन 150 सेक्शन 250 में अपील हुई हो, अपील टू सीआईटी अपील, और उस अपील का रिजल्ट जब आया, ऑर्डर जब आया, तो उससे हमारा टैक्स लायबिलिटी कम आ गया। अरे जब टैक्स लायबिलिटी कम ही थी तो शुरू पर तूने ज्यादा नोटिस ऑफ डिमांड में क्यों लिखा था, और अगर तूने वहां कम लिखा होता तो आज हमारे ऊपर इंटरेस्ट इतना नहीं पड़ता ना। हाँ जी, तो अगर टैक्स लायबिलिटी कम हुई है सेक्शन 154 के कारण, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स के कारण, सेक्शन 155 के कारण, अदर अमेंडमेंट्स के कारण, और सेक्शन 250 के कारण, अपील टू सीआईटी अपील के कारण, और तो और सेक्शन 260, 254, 262 एंड 264, 245D। सर ये कौन कौन से सेक्शन है, लिखते चले जाएं। आपके सामने बुक होगी, आप लिख देंगे सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स का ऑर्डर, सेक्शन 155 अदर अमेंडमेंट्स के कारण निकलने वाला अमाउंट या कम हो गया, सेक्शन 250 अपील टू सीआईटी अपील बता ही दिया, सेक्शन 254 आईटीएटी अपील टू आईटी ऑर्डर ऑफ आईटीएटी, आईटीएटी सीधे सीधे लिख देंगे, ऑर्डर ही होगा इसमें, ऑर्डर ऑफ आईटीएटी सेक्शन 254 में। सेक्शन 260 में आप जाते हैं, सेक्शन 262 तो आपका होता है सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं हियरिंग करने के लिए, हियरिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट, वहां से हो सकता है ऑर्डर आप लिख रहे हैं। सेक्शन 263, 264 आप रिवीजन जानते हैं, लेकिन यहां पर फेवर में बात हो रही है एसएससी के, तो सेक्शन 264, अगर आपको सेक्शन 264 के कारण एसएससी की टैक्स लायबिलिटी कम हो गई क्योंकि फेवर ऑफ द एसएससी होता है, बिल्कुल सही है। सेक्शन 245D सेटलमेंट कमीशन, तो अगर इन ऑर्डर्स के कारण, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के कारण, अपील टू सीआईटी अपील के कारण, अपील टू आईटीएटी के ऑर्डर पर, और सुप्रीम कोर्ट पर, और रिवीजन के कारण, और सेटलमेंट कमीशन के कारण, इतने रास्तों से हो सकता है हमारा फाइनल ऑर्डर जो हो वो टैक्स लायबिलिटी को कम करे। और अगर टैक्स लायबिलिटी को वो ऑर्डर कम करता है तो उस पर निकलने वाला इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रिकैलकुलेट हो जाएगा। मैं पढ़ देता हूं। Whereas a result of an order under section 154, 155, 250, 254, 260, 262, 264 and 245 subsection 254D, 245D settlement commission, the amount on which interest was calculated had been reduced, the interest shall be reduced accordingly according to the order। बात खत्म, ज्यादा बोलने की तो आदत है ही नहीं मेरी, सीधी सी बात है। जिस वैल्यू पर हमारा इंटरेस्ट बेस करता था, अगर वही वैल्यू फाइनल ऑर्डर के समय कम हो गई तो हमारा इंटरेस्ट भी तो अकॉर्डिंगली कम हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमारे ऊपर नोटिस ऑफ डिमांड आई और हमने अपील कर दी। अब अपील कर दी, वो तो हमने देखा रिजल्ट उसका आया, हो सकता है बढ़ जाए या घट जाए, घट गया तो देख लिया इंटरेस्ट भी घट जाएगा, बढ़ गया तो भी बढ़ जाएगा। लेकिन
ये जो कहा गया 30 दिन के अंदर पेमेंट करो, अरे अभी 10 दिन बीता नहीं, मैंने अपील कर दी, 1 साल तक अपील चल रही है, 8 महीने तक अपील का प्रोसीडिंग्स चल रहा है, अरे 30 दिन बीत गया भाई, क्या कर रहे हो? तो कहा गया जो अपील की ड्यूरेशन है ना, जब तक वो अपील का डिस्पोजल नहीं हो जा रहा, फ्रॉम द डेट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द अपील एंड द डिस्पोजल ऑफ द अपील, जब तक की चल रहा है उस पीरियड को मानो ही मत कि वो पीरियड थी उस 30 दिन के काउंटिंग में, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। पक्की बात है, नहीं तो 30 दिन बाद तो एसएससी दांत दिखाएगा, तो अगर 30 दिन बीत गया, अरे भैया नहीं, आप कुछ भी कर लो, अपील करो, ये करो, वो करो, जो ये पीरियड खर्च कर रहे हो ना, वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं और वो आपका नोटिस ऑफ डिमांड वैलिड रहेगा, अब चाहे 1.5 साल ही क्यों ना लग जाए। खैर, मैंने आपको रिडक्शन तो बता ही दिया कब किया जा सकता है। अगर ज्वाइंट कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल हो तो हम लोग इंटरेस्ट को वेव या रिड्यूस कर सकते हैं जेन्युइन हार्डशिप के केस में, और दूसरा हमने बताया आपको जेन्युइन कॉजेज हो या रीजनेबल कॉजेज हो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी, अगर वो कोई कॉजेज बताता है तो। अब आते हैं 2 सेक्शन, सब सेक्शन की बात करेंगे, और पहले तो इन सेक्शंस को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये 2 सेक्शन सामने रखेंगे तो रट्टा मारने से कोई फायदा है नहीं। वो इसलिए कि जब आप टीडीएस टीसीएस पढ़ते हैं तो उस समय नॉर्मली मैं क्या करता हूं, ये इंटरेस्ट आपको नहीं बताता। सेक्शन 201(1)(a), सेक्शन 206(c), सब सेक्शन 7 है, फिलहाल मैं वो नहीं लिख रहा। तो सेक्शन 206(c) एंड सेक्शन 201(1)(a, ये 2 सेक्शंस क्या बोलते हैं, अब ढंग से सुनेंगे। ये दोनों सेक्शन इंटरेस्ट ऑन टीडीएस के बारे में बोल रहा है एंड इंटरेस्ट ऑन टीसीएस के बारे में बोल रहा है। पर्पस क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। बेसिकली पर्पस ये गोला है, सिम सिम बोला बोला, सिम सिम गोला, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट के कारण ही ये आपको बताना पड़ रहा है। क्या बता रहे हैं सर इसमें आप? बेसिकली जो अभी हम लोगों ने सेक्शन 220 में देखा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, जैसे ही 30 दिन बीतेगा उसके बाद आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ये कब लगता है? ये लगता है if no TDS then interest as at the rate of 1% per month or part of the month। लेकिन इसको 2 पार्ट में तोड़ दें। टैक्स was deductible, ये मैं हटा दे रहा हूं, to the date of tax deducted। Tax date in which the tax was deductible till the date of actual deduction। Date of deduction till the date of payment। ये 2 पार्ट में तोड़ा गया है सेक्शन 201(1)(a) को। कहा गया जो टैक्स डिडक्शन पर हमारा इंटरेस्ट लगता है ना, वो ऐसे लगता है जिस दिन हमको काटना चाहिए था और एक्चुअल डेट जब मैंने वो काटा, और जिस दिन मैंने एक्चुअल डेट काटा और अपने पास रखा, कब तक? जब तक पेमेंट ना कर दिया। चलो काटा नहीं था, गलती थी, तो आपके ऊपर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अरे काट लिया तब अपने पास क्यों रखा? ये तो और भी बड़ी गलती। नहीं काटा था, चलो गलती की तो उस पर 1% इंटरेस्ट। अरे काट लिया तब क्यों अपने पास रखा? जितने दिन रखा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ये आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। होप सो समझ में आ रही हैं चीजें। ये मैं सेक्शन 201(1)(a) बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं?
ये मैं आपको सेक्शन 201(1)(a) ये आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अरे टैक्स डिडक्ट ना करने का इंटरेस्ट यहां इस सेक्शन में बताया गया है। तो सेक्शन 220 में जो इंटरेस्ट बताया गया था, सब सेक्शन 222 ये वाला, इसका जो इंटरेस्ट था वो अलग है, ये अलग है। क्या दोनों इंटरेस्ट लगेंगे? अरे नहीं सर, एक बार अगर उसी सेम पीरियड का लगा रहे हो इंटरेस्ट, तो सेम फिर उस पीरियड का दोबारा इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते आप। अगर ये इंटरेस्ट लगा है तो सेम अमाउंट पर दोबारा ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसलिए सेक्शन 201(1)(a) को एक्सक्लूड किया गया है दोबारा इंटरेस्ट लगाने से। पहली चीज। दूसरी चीज, ये क्या है? ये टीसीएस है, ये टीसीएस का इंटरेस्ट है, ये 1% है। ये 1% है। टैक्स डेट इन विच टैक्स वॉज, ढंग से सुनेंगे, कलेक्टेबल एबल टिल द डेट ऑफ टैक्स पेड। ये टैक्स वॉज कलेक्टेबल यानी टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये पूरा दोनों का मिलाकर 1% के हिसाब से, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। होप सो ये चीज समझ में आई होगी। और अब ये भी समझ में आया होगा कि ये दो सेक्शंस को क्यों एक्सक्लूड किया गया है टैक्स इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 220 सबसेक्शन 2 220 सबसेक्शन 2 में इन दोनों का इंटरेस्ट शामिल नहीं करेंगे आप। एक बार लग गया सो फिर आप सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 में उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। मैं पढ़ देता हूं। Since the intimation generated after processing the TDS statement under section 200A would be deemed as a notice of demand under section 156, consequently interest under section 220 would be attracted for failure to pay the tax specified in the intimation. ठीक है। However, interest under section 201(1)(a) is leviable for non-payment of tax specified in the intimation. Therefore, it has been provided that in cases where interest is charged for any period under एनी पीरियड, जिस पीरियड के लिए इस सेक्शन में इंटरेस्ट चार्ज कर लिया गया है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 सबसेक्शन 2 वुड नॉट बी लेविड ऑन द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड। तो अब तो ये समझ में आ गया सर, बात तो सही है। सेम वही चीज इसके लिए बोला गया है सेक्शन 206C सबसेक्शन 7। सेम वही चीज मैं नहीं पढ़ने जा रहा, आप लोग देख लेंगे। अब आते हैं पेनाल्टी की बात करते हैं। सेक्शन 220 खत्म हो गया, 221, 2, 3, 4, 5 सब खत्म। इंटरेस्ट का डिडक्शन भी खत्म हो गया, 201(1)(a) एंड 206C भी खत्म कर दिया। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी अभी 2-3 सेक्शंस बचे हैं, 221 का 222, 223, 224, 225। वो बहुत आसान है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग लगाना था बस यहीं पर लगाना था। अगर आपका सेक्शन 220 क्लियर है तो 221 में मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगने वाला है। वही बोल रहा है, पेनाल्टी किसी भी कीमत पे हमारे टैक्स एरियर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद रख लेंगे। लेकिन पेनाल्टी नहीं लगेगी। नो पेनाल्टी शैल बी लेविड ऑन द एसएससी फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन केसेस वेयर ही प्रूव्स टू द सैटिस्फैक्शन दैट द डिफॉल्ट वाज मेड फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस। तो कुछ रीजंस से जिसके कारण हम टैक्स का पेमेंट सही समय पर नहीं कर पाए तो पेनाल्टी को वेव किया जा सकता है। एक केस और आ सकता है सर, वो केस क्या? पेनाल्टी क्यों लगी? टैक्स पेमेंट नहीं हुआ इसलिए लगी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। टैक्स का पेमेंट नहीं हो रहा इसलिए पेनाल्टी लगा दी गई। मुझे कहीं से मेरे गुप्तचर विभाग ने सूचना दी कि सर, मुझे मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि सर आपने जो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, आपने जो टैक्स का पेमेंट नहीं किया है ना, कल लग रही है पेनाल्टी। 1 लाख के टैक्स का एरियर था ना,
1 लाख की पेनाल्टी लग रही है। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं तुरंत उठा, दौड़ा दौड़ा, भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा, भागा भागा। मैंने क्या किया होगा, पेनाल्टी लगने वाली है अगले दिन, मान लो मुझे पता चला, और मैंने पेनाल्टी लगने वाले समय से पहले ही टैक्स का पेमेंट कर दिया, क्या पेनाल्टी लगेगी? अब उसी बात पर आते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोसीडिंग्स तो हो चुकी थी। लिखा गया है, ढंग से सुनेंगे। इसके बाद के सेक्शंस कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं करेंगे, कहानी की तरह है। एन एसएससी वुड नॉट सीज टू बी लायबल, यानी एसएससी को माफ नहीं किया जा सकता, pay any penalty for his default or delay in payment of the tax merely by reason of the fact that before the date of levy of such penalty the tax which was in arrear had actually been paid by him. पेनाल्टी तो तभी माफ हो सकती है जब वो सफिशिएंट और गुड कॉजेज दे देगा, रीजनेबल कॉजेज प्रेजेंट करेगा, अदरवाइज पेनाल्टी लगनी तय है। लेकिन ये पेनाल्टी किसी भी कीमत पर टैक्स एरियर से ज्यादा की नहीं हो सकती। अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो सेक्शन 221 ओवर हो गया। तो पेनाल्टी कितने के बराबर हो सकती है? टैक्स एरियर से ज्यादा नहीं हो सकती, उसको खत्म किया जा सकता है अगर गुड कॉजेस या गुड रीजंस यहाँ बता दिया जाए, प्रूफ कर देता है एसएससी। और दूसरा, पेनाल्टी अगर आप चाहें कि हम खत्म करवा लेंगे उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले पेमेंट करके टैक्स का, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, वो कोई रीजन नहीं हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं सेक्शन 222 का, और यहां से कहानियां स्टार्ट होंगी। हार्डली 10 to 15 मिनट्स विल टेक, ज्यादा नहीं है। सेक्शन 222, 223, 224, 225 बहुत सिंपल सिंपल से कहानी, ढंग से सुनेंगे। टैक्स रिकवरी ऑफिसर का अब सामने खुलकर आना है। सेक्शन 222 तारा, तो ये 222 टीआरओ हमारा आया, वो हमारे पास एक स्टेटमेंट बनाकर आता है। टीआरओ जिसका नाम है टैक्स रिकवरी ऑफिसर। टैक्स डजंट मीन एट ऑल ओनली द पोर्शन ऑफ द टैक्स बट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी टू। वो पूरा एक स्टेटमेंट बनाकर लाएगा, उसमें लिखेगा इतने इंटरेस्ट टैक्स, इतना इंटरेस्ट इस सेक्शन में, और इतनी पेनाल्टी आपको देनी है, आप दे क्यों नहीं रहे? मैंने कहा नहीं दूंगा जाओ, मैंने कहा नहीं दूंगा जाओ। वो अपने एक स्टेटमेंट बना करके लाता है कंप्लीट डिटेल्स के साथ। अब ऐसा मेरा कहना था, बेटा मैं नहीं दूंगा जाओ, क्या कर लोगे? तो उसने कहा क्या कर लेंगे, ये जो तेरी, गाना है ना, ये जो तेरी पायलों की छम छम है, आशिकों के दिल की धड़कन है, तो वो यही बोलता है टीआरओ। टीआरओ मतलब टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ये जो तेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है ये मेरी है, मैंने कहा तुझे क्या मूवेबल दिख रहा है, कुछ मूव तो हो ही नहीं सकता, सब मूवेबल है। कहता है वो, ये जो तेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो मेरी है। अब दिल की धड़कन वैसे ही बढ़ जाएगी, गाना तो पहले आया था लेकिन आज सत्य हो रहा है। ये जो तेरी पायलों की छम छम है, आशिकों के दिल की धड़कन है, ये जो तो टीआरओ के पैरों की छम छम है, वो टैक्स पेयर के दिल की धड़कन है, बीपी बढ़ा देता है। तो मेरी जितनी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको वो सील कर सकता है। टैक्स रिकवरी ऑफिसर टैक्स की लायबिलिटी को पेमेंट करने में, डिस्पोज ऑफ करने में, मैनेज करने में यूज कर सकता है। एवन एसएससी को अरेस्ट कर सकता है और डिटेन कर सकता है। ये पावर है टीआरओ के पास। अच्छा, पढ़ देते हैं, खत्म हो गया। When an SSC is in default or is deemed to be in default in making a payment of tax, the TRO may draw up under his signature a statement in the prescribed form and specifying the amount of arrears due from the SSC and shall proceed to recover from such SSC। यही तो पढ़ रहे हैं चैप्टर, कलेक्शन एंड अब रिकवरी। कलेक्शन से काम नहीं चला तो बेटा अब रिकवरी के लिए भेज दिया 222 पे टू तारा। Such
SSC the amount specified in the certificate by one or more of the modes mentioned below. Attachment and sale of the SSC is movable property. Attachment and sale of SSC is immovable property. Arrest of the SSC, arrest to the SSC and his detention in prison. ओके जेल में भी डाल सकता है. अपॉइंटमेंट और रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एसएससी इज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब अटैच करके क्या करेगा भाई, मैनेज तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए किसी को मैनेज करने के लिए रख भी सकता है रिसीवर को, तो भैया इसको देखो और इसको सेल करो जल्दी से जल्दी अच्छे दाम पे. अब एसएससी को ये पता चला, वो आ गया एसएससी को पता चल गया, टीआरओ आ गया, आ रहा है, तुरंत अपने बच्चों को बुलाया, इधर आ जाओ, अपनी वाइफ को बुलाया, इधर आ जाओ, सबको एक कमरे में बैठाया, तुरंत एक लॉयर को बुलाया, गिफ्ट डीड बनाया, वसीयत बनाया, सब माइनर चाइल्ड, ये ले मेरी प्रॉपर्टी, ये ले मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये ले वाइफ के नाम प्रॉपर्टी, सबको ट्रांसफर कर दिया. स्पाउस को, माइनर चाइल्ड को, सन के माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दिया, ले जाओ तुम लोग ले जाओ. अब वो टीआरओ आएगा, मुंह देखता रह जाएगा, क्योंकि मेरे नाम से तो कुछ है ही नहीं. मेरी प्रॉपर्टी होती तब तो वो सीज करता, अटैच करता, अब है ही नहीं. टीआरओ आएगा, कहेगा कर ले तू जितने सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम. ये जो तूने ट्रांसफर की है ना प्रॉपर्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता. ढंग से सुनेंगे, एक वर्ड मैं इसमें बोलने जाऊंगा. For the purpose of this section, the SSC's movable or immovable property shall include any property, यानी कि जो SSC की अपनी प्रॉपर्टी है उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज शामिल हैं, which has been transferred directly or indirectly by the SSC to his spouse, minor child, or son's wife, or son's minor child. Otherwise than for inadequate consideration, other than adequate consideration or for inadequate consideration. बस ये एक कमाल का वर्ड है. अगर एडेक्वेट कंसिडरेशन लेकर रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो स्पाउस को करे, माइनर चाइल्ड को करे, सन्स माइनर चाइल्ड को करे, या सन्स वाइफ को करे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अदरवाइज देन फॉर एडेक्वेट कंसिडरेशन लिखा है, एंड विच इज हेल्ड फॉर बाय एनी ऑफ द पर्सन अफोर्सेड, अगर उनके पास है तो वो प्रॉपर्टी मान ली जाएगी, ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तू कर ले जो करना है, नहीं मानेंगे हम ट्रांसफर हुई प्रॉपर्टी. तो तेरी जो एसएससी तेरी प्रॉपर्टी दिख रही है वो तो है ही अटैचमेंट और सेल करने के लिए. ये जो तूने ट्रांसफर कर रखी है अपने घर वालों को बुला करके, वो भी हम नहीं मानने वाले. देखो टीआरओ क्या बोलता है, देखो अगर कोई ऐसा बोले तो मन करता है मुंह, लेकिन अब क्या करो, और सही भी है, लॉ बना हुआ है तो हमको लॉ को फॉलो करना है. The TRO may take action notwithstanding that proceeding or recovery of the area by special note. ठीक है, वो बात कहते हैं, वो अपना एक्शन लेगा, पुलिस को ले आएगा. तो कहने का मतलब अब आते हैं सर 220 आपने बता दिया, इंटरेस्ट उसी में कवर हो गया. 221 पेनाल्टी की बात आई, वो भी खत्म हो गई. ये 222 क्या है वो तो बता दिया टीआरओ. सर ये 223 क्या है? ओके, अब टीआरओ क्या करेगा, रिकवरी करेगा. रिकवरी कहां से करेगा, जो उसका जुरिस्डिक्शन होगा. कहां से वो रिकवरी कर सकता है, एसएससी के बिजनेस, जहां पे वो एसएससी बिजनेस चलाता है, जहां पे उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, या उस पर्टिकुलर एसएससी की कोई कहीं पर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. द टीआरओ कॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन 222, यानी जो आ रहा था छम किए जाए, शैल बी द टीआरओ विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन, वो ऐसा बंदा होगा जिसके ज्यूरिसडिक्शन में एसएससी की ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद हो, जहां पे एसएससी ऐसा बिजनेस करता है, या जहां प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है. ओके, और ये टीआरओ को जो असाइनमेंट देता है वो सीबीडीटी देता है, चीफ कमिश्नर देता है और कमिश्नर देता है. इज इट क्लियर जी? ठीक है, वो बात की बात है. प्रोसीजर क्या होगा, किसमें सर? अब तो हो गया, टीआरओ आया, वो पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने. अब टीआरओ आया, मुस्कुराया, उसने हमको रिपोर्ट दिखाई, अपना स्टेटमेंट दिखाया. अब मैं पैरों तले जमीन खिसक गई.
हो सकता है उसको रिकवरी करनी थी 80 लाख, लेकिन जब वो रिकवरी करने आया तो उसको मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली उसके जुरिस्डिक्शन में 30 लाख की। अब मैं मुस्कुराया, बेटा तू आ गया 30 लाख लेकर के ही जाएगा। अब उसको समझ में आ गया कि गड़बड़ हो गई, अरे इसकी और प्रॉपर्टी है दूसरी जगह, लेकिन वो तो उसके जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं। अब करे तो करे क्या भाई, अब दूसरे के जुरिस्डिक्शन में जाएगा, वहां काम करेगा क्या ना। वो क्या करेगा, अपना सर्टिफिकेट वहां के जुरिस्डिक्शन वाले टीआरओ को हैंडओवर कर देगा, सर्टिफिकेट दे देगा और कहेगा अब जा वापस उससे वसूल ले पैसा। अब वहां का टीआरओ आगे की प्रोसीडिंग करेगा उस 50 लाख को कलेक्शन करने की। जी, तो ये तरीका है कलेक्शन एंड रिकवरी का। फिलहाल हम लोग रिकवरी ही देख रहे हैं। बात समझ में आई? जी सर। सेक्शन 224, तो 223 में रिकवरी का तरीका बताया गया, जिसके जुरिस्डिक्शन में होगा जहां पर एसएससी का बिजनेस चलता होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, जहां पर ऐसी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी, वहां पर टीआरओ जो उसके जुरिस्डिक्शन में जिस टीआरओ के हाथ में होगा वो रिकवरी करने जाएगा अपना स्टेटमेंट बना करके। लेकिन अगर उसको पूरी रिकवरी नहीं हो पाती और उसको पता चलता है कि उस एसएससी से रिलेटेड मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे टीआरओ के जुरिस्डिक्शन में आती है, तो वो अपना सर्टिफिकेट वहां को हैंडओवर कर देगा। अब उसके बाद उस दूसरे जुरिस्डिक्शन के टीआरओ के पास पावर आ जाता है कि वो अपना रिकवरी का काम स्टार्ट करे। 224, अब टीआरओ आया, उसने कहा ऐसे, उसने हमको ऐसे दिखाया, ये देख ये तेरा स्टेटमेंट है। क्या बोला? ये तेरा स्टेटमेंट है, इतना पैसा मुझे वसूल करना है। मैंने कहा दिखाना, ये गलत है, ये गलत है। ना 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 ना, आप कुछ चैलेंज कर ही नहीं सकते। गलती दिख रही है तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते इसकी करेक्टनेस पर। कलेक्शन तो हो करके ही रहेगा जब तक कि टीआरओ खुद उस सर्टिफिकेट को कैंसिल ना कर दे या मॉडिफाई ना कर ले। यानी आप अगर लाख चाहे कि उसमें गलती है इंडिकेट करवा दो, दिखा दो, कम हो जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं। तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां। सेक्शन 225 फिलहाल छोड़ देते हैं। 225, टीआरओ एम्पावर्ड टू ग्रांट टाइम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। इंसान है, इंसान के भी दिल होता है, गया वसूली करने, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी की छीन रहे हो, घर वाले आए पैर पकड़ लिए, अब इंसानी दिल है, पसीज के अब कुछ टाइम दे सकता है। इट क्लियर? दैट्स इट, दैट वाज द चैप्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है और रहेगा। कलेक्शन रिकवरी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाउ टू कलेक्ट द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड बाय whom, and why at what time the SSC can be deemed to be an SSC in default, and what is the amount of interest which is to be charged, what is the amount of penalty which can be levied, and how the amount of tax advanced including advanced tax advanced tax, your interest and penalty can be recovered through section 222, 223, 224, 225। अगर कलेक्शन ना हो पाए तो कलेक्शन के लिए 220 और 221 सेक्शन 156 में नोटिस ऑफ डिमांड दी जाती है। अगर वहां से कलेक्शन ना हो पाया तो फिर टीआरओ का काम 222 से लेकर 225 तक का चलता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।